गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। सभी मित्र आ जाए भैया 360 डिग्री कॉन्सेप्ट सीरीज में। जो आज मेरी आपसे बातचीत होने वाली है वो है कैपिटल मार्केट के दूसरे हिस्से पर। कैपिटल मार्केट के एक हिस्से पर हम पहले बातचीत कर चुके हैं, क्या क्या चर्चा हमारी हो चुकी है कैपिटल मार्केट के पहले हिस्से पर, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पिछली मुलाकात में आपसे जो चर्चा हुई थी उसमें हम लोगों ने बातचीत किया था कैपिटल मार्केट है क्या, पूंजी बाजार किसको कहा जाता है। तो पता चला ये कि कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पर लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, बेचा और खरीदा जाता है, उनकी ट्रेडिंग होती है। जो इशू करते हैं वो फंड रेज करने के लिए उसकी ट्रेडिंग करते हैं और हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस को भी देखा था। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में क्या डिफरेंस है, कौन से मार्केट पे किस प्रकार की, किस वैलिडिटी की सिक्योरिटी, किस नेचर की सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा था कैपिटल मार्केट को कितने हिस्से में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट में बोनस शेयर क्या होता है, पब्लिक इशू किसको कहते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट किसको कहा जाता है, ये सब देखा। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इस पर भी हमारी बातचीत हुई थी। आज हम कैपिटल मार्केट की कुछ और टर्मिनोलॉजी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। क्लियर है, चल क्या होता है डीम्यूचुअलाइजेशन, इसको देख लेते हैं। देखिए डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब क्या है, इसके पहले समझ लेते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन के पहले क्या था। डीम्यूचुअलाइजेशन के पहले असल में जो भी स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज को बेचने, खरीदने, उसको ओन करने और मैनेज करने का अधिकार था वो था ब्रोकर्स के पास। यानी डीम्यूचुअलाइजेशन के पहले जब सरकार ने स्टॉक एक्सचेंज का डीम्यूचुअलाइजेशन नहीं किया था। देखिए डीम्यूचुअलाइजेशन का पहले तो शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। डीम्यूचुअलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ है कि कोई भी एक्टिविटी एक ही एंटिटी के हाथ में ना हो, उसे सेपरेट कर दिया जाए। तो सेपरेशन ऑफ एक्टिविटीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत होती हैं। अब वो सेपरेशन किसके हाथ में पहले किसके हाथ में पहले हुआ करता था, कैसे सेपरेट किया गया, इसको हम समझते हैं। तो पहले हुआ क्या करता था डीम्यूचुअलाइजेशन के पहले कि जो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स होते थे वही सारे स्टॉक पर कंट्रोल करते थे। यानी अगर आप स्टॉक्स को खरीद रहे हैं तो आप ब्रोकर्स के माध्यम से खरीदते भी थे, वही उस स्टॉक को ओन भी करते थे, वही स्टॉक उस स्टॉक को ट्रेड भी करते थे। जैसे आप अपने स्टॉक ब्रोकर को बोलते थे कि साहब मेरा ये स्टॉक बेच दिया जाए या खरीद दिया जाए, तो खरीदने और बेचने का काम भी वही आपके बिहाफ पर करते थे, वही उसको अपने पास स्टोर भी करते थे, वही उसको मैनेज भी करते थे। सारी चीजें एक ही एंटिटी के हाथ में थी और वो था स्टॉक ब्रोकर। क्लियर है, तो ब्रोकर के पास ही सारी ताकत हुआ करती थी। अब ब्रोकर क्या हुआ, धीरे धीरे ये होने लगा कि ब्रोकर अपने इन्वेस्टर के यानी जो उसके क्लाइंट हैं उसके बेनिफिट में ना काम करके वो अपने बेनिफिट में काम करने लगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं कि ब्रोकर ही आपके शेयर्स को अपने पास स्टोर कर रहा है, वही उसको अपने पास मैनेज कर रहा है, वही आपके बिहाफ पर उसको बेच और खरीद रहा है। तो आपने मान लेते हैं कहा कि साहब ऐसा है कि मेरा ये पर्टिकुलर शेयर है, इसको आज आप बेच दो, है ना। मान लेते हैं आपके पास किसी कंपनी के 10,000 शेयर थे, आपने कहा इसमें से 5,000 शेयर बेच दो। अब ब्रोकर चूंकि मार्केट में ही है, ब्रोकर मार्केट का ज्ञानी आदमी है, ब्रोकर को पता है कि इस शेयर की कीमतें अगले 2 दिन में बढ़ने वाली हैं। क्लियर है, और प्रत्येक शेयर कम से कम 5 रुपए तो बढ़ ही जाएगा। अगर इसको मैं ये सलाह दे दूं कि ये 2 दिन रुक कर बेचे तो इसको फायदा मिल जाएगा, लेकिन वो आपको कोई सलाह नहीं देगा। वो क्या करेगा, आपने कहा कि इस ब्रोकर को बेच दो, वो आपसे सस्ते रेट पर ब्रोकर उसी शेयर को खुद ही अपने पास रख लेगा, खुद ही इसको अपने पास स्टोर कर लेगा, वो खुद ही खरीद के आगे उसको बेच देगा। तो ब्रोकर का इसमें प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आपके शेयर्स को उसने शेयर बढ़ने के पहले ही आपके कहने पर उसने अपने आप से खरीद के खुद ही अपने पास रख लिया है। क्लियर हो गई, आपके लिहाज से वो बिक गया, लेकिन उसको किसी और को नहीं बेचा गया, बल्कि ब्रोकर ने खुद ही आपसे सस्ते रेट पर खरीद लिया, क्योंकि 2 दिनों बाद उसकी कीमतें बढ़ने वाली हैं और ब्रोकर उससे लाभ कमा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि ब्रोकर अपने प्रॉफिट पे काम करने लगा, अपने बेनिफिट में काम करने लगा, वो अपने क्लाइंट के बेनिफिट में काम नहीं कर रहा, क्योंकि सारी ताकतें ब्रोकर के पास ही हैं। आया फिर कॉन्सेप्ट डीम्यूचुअलाइजेशन का, और डीम्यूचुअलाइजेशन में क्या किया कि ब्रोकर्स की जो ताकतें हैं, जो ब्रोकर की क्रिया प्रक्रिया है, उसको सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट करने का मतलब ब्रोकर के हाथ में केवल और केवल आपके लिए एक मीडिएटर के रूप में काम करने का अधिकार उसको दिया गया। वो केवल एक मीडिएटर के रूप में काम करेगा। अब क्या है, पूरे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपके पास अधिकार है कि आप अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से खुद ही शेयर्स को बेच और खरीद सकते हैं, आप अपने शेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ब्रोकर अब एक मीडिएटर के रूप में काम कर रहा है, बाकी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कर रहा है। आपके पास अधिकार आ चुका है, क्योंकि अब आपको फिजिकल शेयर्स न जारी करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स जारी किए जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट के माध्यम से, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट के माध्यम से, और आप अपने शेयर्स को खुद ही बेच और खरीद सकते हैं। यह अधिकार आपको दे दिया गया। तो जो पावर्स का सेपरेशन है वो कर दिया गया, ब्रोकर के हाथ से ताकतें छीन ली गई। जो एक ही व्यक्ति, एक ही एंटिटी सारी क्रिया करता था, उसको समाप्त करके सारी चीजों को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। और इसी सेपरेशन को कहते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है बाबू इतनी बात, यहां तक की उम्मीद है बात एक क्लियर होगी। चलो देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं आपके लिए।
देखिए, डीम्यूचुअलाइजेशन मींस सेपरेटिंग द ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग राइट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। तो क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया जो आपके स्टॉक्स हैं उनके मैनेजमेंट को, उसकी ओनरशिप को और उसके ट्रेडिंग राइट्स को। अब ट्रेडिंग राइट्स पहले वही करता था, वही उसको ट्रेड करता था आपके बिहाफ पर, मैनेज भी आपका ब्रोकर कर रहा था, ब्रोकर ही अपने पास शेयर को ओन भी कर रहा है। अर्लियर इन अ म्यूचुअल एक्सचेंज सिस्टम ऑल थ्री पावर्स वर इन द हैंड्स ऑफ द सेम ग्रुप। ये सारी की सारी ताकतें एक ही ग्रुप के हाथ में थी, एक ही एंटिटी के हाथ में थी, और वो कौन था, आपका स्टॉक ब्रोकर था। The broker member were the owner of the exchange. They traded on the exchange and they also managed the exchange. यही exchange के जो है मालिक भी थे, यही exchange के अंदर ट्रेड करते थे, यही आपके शेयर्स को अपने पास ओन करके रखते थे, यही सारी चीजें करते थे। सो ऑन वन ग्रुप वाज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। एक ही ग्रुप सारी की सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। आफ्टर डीम्यूचुअलाइजेशन दीज थ्री फंक्शंस आर सेपरेटेड। ये तीनों फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग राइट्स। अब ओनरशिप वगैरह के आपके शेयर्स की ओनरशिप आपके पास होती है, आप उसको खुद अपने डीमैट अकाउंट से खरीद और बेच सकते हो, और पूरे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का जो अधिकार है वो अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के पास है। द ओनर्स आर डिफरेंट, द मैनेजमेंट इज हैंडल्ड बाय प्रोफेशनल्स एंड ब्रोकर्स ओनली ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, दे डू नॉट मैनेज और ओन इट। अब ना तो ये ब्रोकर मैनेज करते और ना ही इसे वो ओन करते हैं, ओन आप ही करते हो अपने शेयर्स को, और पूरे स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करने का काम अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दे दिया गया। तो ये है भैया आपका कॉन्सेप्ट डीम्यूचुअलाइजेशन का। अब आते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हर साल सवाल भी बनता है, वो है डिपॉजिटरी सिस्टम। क्या होता है डिपॉजिटरी सिस्टम? देखिए, डिपॉजिटरी सिस्टम आने के पहले भारत के अंदर जो शेयर्स होते थे वो फिजिकली बेचे और खरीदे जाते थे, है ना। तो जब भी आप शेयर्स को खरीदते थे तो आप उसको फिजिकली खरीदते और बेचते थे। फिजिकली का मतलब है कि आपको शेयर सर्टिफिकेट फिजिकली भेजा जाता था, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट्स आता था, आप उसको होल्ड करते थे जब तक आप अपने शेयर्स को होल्ड करना चाहते हैं। जब आप उस शेयर को बेचना चाहते हैं तो ये जो आपका सर्टिफिकेट है आप इसे दूसरों के नाम पर ट्रांसफर करना होता था। ये सारे के सारे काम फिजिकल ही होते थे। अब फिजिकल सर्टिफिकेट्स को मैनेज करना, उसको स्टोर करना, उसको हैंडल करना, सुरक्षित रखना, ये सब थोड़ा कठिन काम भी है और थोड़ा सा प्रोसेस इसका लेंदी होता है, साथ ही सेफ भी नहीं है। सरकार ने आपका डीमेटेरियलाइज फॉर्म में इसको लाने की कोशिश की ताकि आपका जो फिजिकल शेयर है उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, और इसीलिए डिपॉजिटरी सिस्टम की व्यवस्था की गई। क्या होती है डिपॉजिटरीज? देखिए, वर्तमान समय में जो भी शेयर्स आप खरीदते या बेचते हैं, आप अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली खरीदते या बेचते हैं। आप एक डीमैट अकाउंट बनाते हैं, एक डीमैट अकाउंट नंबर आपको मिलता है, आप उससे लॉगिन करते हैं, आपको जो भी शेयर्स खरीदने आप उनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये सारे के सारे शेयर्स आपको फिजिकली ना मिलके आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर दिए जाते हैं। चल ठीक है, आपके डीमैट अकाउंट में इनको इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर दिया गया, लेकिन आपकी जो ओनरशिप है, आपके जो शेयर सर्टिफिकेट्स है वो किसके पास होंगे? ये शेयर फिजिकली किसके पास डिपॉजिट होंगे? क्लियर है इतनी बात? तो ये सारी चीजें आपके डीमैट अकाउंट को मैनेज करने का काम, आपके शेयर्स को मैनेज करने का काम, उनमें ओनरशिप को मैनेज करने का काम, अगर आप अपने शेयर्स को बेच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली उसके शेयर की ओनरशिप को किसी और व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने का काम, आपके शेयर्स को अपने पास फिजिकली स्टोर करने का काम कौन करता है? आपके लिए करता है। ये आपके डीमैट अकाउंट को जो मैनेज करता है, जिसको हम कहते हैं भारत के अंदर डिपॉजिटरीज। भारत के अंदर दो डिपॉजिटरीज काम कर रही हैं, एक है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसको 1996 में स्थापित किया गया। दूसरा है सीडीएस, सिक्योरिटी एंड डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं सीडीएसएल, इसका नाम है। 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो अगर एक लाइन में बातचीत करें तो डिपॉजिटरीज वो एंटिटीज होती हैं जो आपके शेयर्स को, आपके सर्टिफिकेट्स को फिजिकली अपने पास मैनेज करती हैं और आपके लिए उसे इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रेजेंट कर देती हैं, और उसे आप इलेक्ट्रॉनिकली किसके माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे? डीमैट अकाउंट के माध्यम से। यानी इन्हीं डिपॉजिटरीज ने आपको डीमैट अकाउंट की सुविधा दी। तो अब अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि डीमैट अकाउंट्स को कौन मैनेज करता है, तो यही डिपॉजिटरीज ही मैनेज करते हैं। लेकिन डिपॉजिटरीज खुद आपके लिए डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करती हैं। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। एक एक बात को समझने के लिए इसको फ्लो चार्ट से हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है कि आपके जो शेयर्स हैं, आपके जो शेयर्स हैं, इनको अब कैसे आपको बेचा जाता है? इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली इनको बेचा और खरीदा जाता है, इनको इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज भी किया जाता है। अब आप ये अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करते हैं किसके माध्यम से? एक डीमैट अकाउंट के माध्यम से, यानी डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट के माध्यम से। और इन डीमैट अकाउंट को ओपन करवाने का काम कौन करता है? आपके देश के जो डिपॉजिटरीज हैं, आपके देश की जो डिपॉजिटरीज हैं। लेकिन ये डिपॉजिटरीज आपके लिए सीधे के सीधे इन डीमैट अकाउंट को ओपन नहीं करती हैं, बल्कि डिपॉजिटरीज लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कौन होते हैं? जो डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स होते हैं। डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स यानी आप
आप अपना जो डीमैट अकाउंट है वो इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से खोलते हैं, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट को मैनेज करने का काम करती हैं ये डिपॉजिटरीज। भारत के अंदर दो डिपॉजिटरीज काम कर रही हैं, एक है एनएसडीएल, एक है आपके लिए एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल ये स्थापित किया गया था 1996 में। दूसरा है सीडीएसएल, सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इसको कहते हैं हम, 1999 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये फ्लो चार्ट से समझिए। तो डिपॉजिटरीज का काम है आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करना, अपने पास इलेक्ट्रॉनिकली उसको स्टोर करवाना, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली करता है डिपॉजिटरीज आपके लिए। लेकिन डिपॉजिटरीज ये कैसे करता है? कहता है कि अगर आपको सारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना है, सारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली खरीदना और बेचना है, और आपके शेयर्स को आपके बिहाफ पर हम अपने पास मैनेज करेंगे, तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। इसी डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप ये सारी सुविधाएं पाते हैं, और इन डीमैट अकाउंट को ओपन करवाता है, मैनेज करती हैं ये डिपॉजिटरीज। लेकिन डिपॉजिटरीज स्वयं सीधे आपसे मिलकर आपके लिए डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करती, बल्कि डिपॉजिटरीज कहते हैं कि आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से मिले, वो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवा के दे देंगे। इन डीमैट अकाउंट को हम मैनेज करेंगे, जिसके माध्यम से आपके ये जो फिजिकल शेयर का ट्रांजैक्शन है ये समाप्त हो जाता है, और शेयर्स का ट्रांजैक्शन, शेयर को मैनेज करना, शेयर को स्टोर करना, ये सब किसमें हो जाए? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसी पूरी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी सिस्टम कहा जाता है। चलो इसको यहां से पढ़िए, देखिए क्या है। द डिपॉजिटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विदाउट द नीड फॉर फिजिकल सर्टिफिकेट्स। क्या है? डिपॉजिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपके शेयर्स को ट्रांसफर करना, उनको होल्ड करना, ये सब कुछ कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। किसके माध्यम से? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और यही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपके लिए क्या ओपन करवाते हैं? डीमैट अकाउंट। लेकिन इन डीमैट अकाउंट को मैनेज करने का काम, उसको ओपन करवाने का काम कौन करता है? डिपॉजिटरी करती हैं, विदाउट द नीड ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट। कैसे ये काम करता है? इन्वेस्टर्स ओपन अ डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। आप डिपॉजिटरी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं किसके साथ? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ ओपन करते हैं। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को कौन देखता है? आपकी डिपॉजिटरीज देखती है। सिक्योरिटीज आर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिकली इन दैट अकाउंट। आप जो भी सिक्योरिटी परचेज करते हैं डीमैट अकाउंट में, उसको इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हैपेंस इलेक्ट्रॉनिकली ड्यूरिंग बाइंग एंड सेलिंग। जब भी आप अपनी सिक्योरिटी को बेचना या खरीदना चाहते हैं तो आप उसे इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल पेपर वर्क की या किसी भी फिजिकल सिक्योरिटी की, फिजिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिपॉजिटरीज कौन कौन से इंडिया के अंदर? तो दो डिपॉजिटरीज काम कर रही है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल और सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड सीडीएसएल। वेरियस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लिंक टू ईच वन ऑफ देम इन इंडिया। अब इन दोनों से कई सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं जो लिंक है, जो प्रैक्टिकली आपसे मिलते हैं और आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, यानी इन्हीं के माध्यम से आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। ऑल द डिटेल्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ इक्विटी एंड डेट आर केप्ट देयर। जितने भी आपके इक्विटी या जितने भी आपके डेट सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपने जो सिक्योरिटीज परचेज की उनको इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करवाती हैं depositories, while the NSDL, established in the year 1996, has been promoted by the Industrial Development Bank of India, Unit Trust of India and NSC। तो आपका जो NSDL है NSC से ये प्रमोटेड है, जबकि आपका जो CDSL है वो BSC से प्रमोटेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से वो प्रमोटेड है। क्लियर हो गई बाबू इतनी बात? तो डिपॉजिटरीज क्या है, ये बात एकदम से क्लियर है। डिपॉजिटरीज बेसिकली आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था है जो आपके सर्टिफिकेट्स को फिजिकल फॉर्म में ना लेकर कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अपने द्वारा खोले गए डीमैट अकाउंट के माध्यम से। और आप उस डीमैट अकाउंट के माध्यम से इनको इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हैं, अपने शेयर्स को देख सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन इन डीमैट अकाउंट को मैनेज करने का काम, इनमें ओनरशिप को ट्रांसफर करने का काम, ओनरशिप आपके नाम करने का काम, जैसे आप कोई सिक्योरिटी परचेज करेंगे तो उसकी ओनरशिप आपको मिलेगी ना, तो किसी ना किसी से आपने वो सिक्योरिटी परचेज की होगी सेकेंडरी मार्केट में, तो ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर करने का काम, ये सारे काम करती हैं डिपॉजिटरीज। लेकिन ये कहते हैं कि अगर आपको ये सारे काम करने हैं तो आपको हमसे क्या ओपन करना पड़ेगा? एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। लेकिन ये डीमैट अकाउंट हम सीधे सीधे आपके साथ ओपन नहीं करेंगे, बल्कि हमने आपके लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स नियुक्त कर रखे हैं। वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और ये सारे काम आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। ठीक है जितनी बात। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिससे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी बनाता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, जिसको एएसबीए कहते हैं। देखिए होता क्या है, अब तो खैर आरबीआई ने इसको मैंडेटरी भी कर दिया है कि जो है जो भी आप आईपीओस के लिए अपना एप्लीकेशन देंगे वो एएसबीए सपोर्टेड होना चाहिए। देखिए एएसबीए सपोर्टेड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? देखिए एएसबीए एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपके आईपीओ के साथ अटैच किया जाता है। यानी जब भी आप कोई आईपीओ परचेज करना चाहते हैं, आईपीओ परचेज करने जाते हैं, तो उसके साथ आपको एक एएसबीए फॉर्म अटैच करना होता है। अब इस एएसबीए फॉर्म से स्टॉक एक्सचेंज को क्या सुविधा मिल जाती है, बैंकों के साथ क्या प्रक्रिया होती है,
एएसबीए का पूरा नाम है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। आपका जो आईपीओ एप्लीकेशन है वो सपोर्टेड है ब्लॉक्ड अमाउंट से। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपने आईपीओ एप्लीकेशंस देंगे तो जितने का आईपीओ एप्लीकेशन आप दे रहे हैं, अगर वो एएसबीए सपोर्टेड एप्लीकेशन है तो जितने का एप्लीकेशन आप आईपीओ में दे रहे हैं उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने अपने आईपीओ एप्लीकेशन पर, यहां देखिए मैं इसको समझा रहा हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने अपने आईपीओ एप्लीकेशन पर, और ये आईपीओ एप्लीकेशन कैसा है? एएसबीए सपोर्टेड है। एक बैंक अकाउंट का डिटेल मुझे देना होगा, एक बैंक अकाउंट डिटेल मैंने दे दिया, क्लियर है। अब ये जो भी बैंक अकाउंट डिटेल मैंने दिया है, इस बैंक अकाउंट से जितने का भी आपने एप्लीकेशन दिया है उतना अमाउंट क्या कर दिया जाता है? ब्लॉक कर दिया जाता है, उतना अमाउंट ब्लॉक्ड हो जाता है। क्या ये अमाउंट, जैसे मान लेते हैं मैंने 50,000 रुपए की सिक्योरिटी परचेज करने के लिए एप्लीकेशन दिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 50,000 की सिक्योरिटी परचेज करने का एप्लीकेशन दिया, तो ये 50,000 मेरे अकाउंट से ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए थे, तो उसमें 1,00,000 रुपए में से जितने का एप्लीकेशन आपने दिया है उतना अमाउंट ब्लॉक कर लिया जाता है। ये अमाउंट केवल ब्लॉक हुआ है, आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ है। ये केवल ब्लॉक हुआ है, यानी आपके अकाउंट पर ये शो नहीं हो रहा है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लॉक कर दिया गया है। ये आपके अकाउंट में ही, ये ब्लॉक नहीं हुआ है। अब होगा क्या इसका? अब अगर आपको सारे के सारे, जैसे मान लेते हैं आपने 50,000 रुपए की सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन डाला था और आपको 50,000 रुपए की सिक्योरिटी अलॉट हो गई, तो अलॉटमेंट के बाद ये अमाउंट वहां से डिडक्ट कर लिया जाता है। ये पैसा डिडक्ट तब होगा जब आपको सिक्योरिटी अलॉट होगी। केवल एक ही कंडीशन में खाली ब्लॉक रहेगा, केवल एक ही कंडीशन में पैसा डिडक्ट होता है जब आपको वो सिक्योरिटी अलॉट होती है। अगर मान लेते हैं आईपीओ में आपको सिक्योरिटी अलॉट नहीं हुई, देखिए जब भी आप आईपीओ एप्लीकेशन देंगे तो 3 कंडीशन बनेगी। या तो आपको हो सकता है जितने का आपने एप्लीकेशन डाला था उतना पूरा आपको शेयर अलॉट हो गया, तो उतना आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, 50,000 आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, आपको मान लेते हैं केवल 20,000 की ही सिक्योरिटी इशू की गई है, तो केवल 20,000 ही डिडक्ट होंगे, बाकी 20,000 रिलीज कर दिए जाएंगे। या मान लेते हैं आपका एप्लीकेशन डाला आपने लेकिन आपको सिक्योरिटी अलॉट नहीं हुई, कुछ भी कोई सिक्योरिटी आपकी अलॉट नहीं हुई, तो ये पूरा 50,000 आपके अकाउंट में रिलीज कर दिया जाएगा। ये आपके अकाउंट में ही रहता है, कहीं जाता नहीं है। ये केवल और केवल तब डिडक्ट होगा जब आपको सिक्योरिटी अलॉट होगी। क्लियर है? इससे सेटलमेंट आसान हो जाता है, सेटलमेंट की प्रक्रिया तेज हो जाती है और किसी प्रकार की फ्रॉड की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट का मतलब है कि आपने जो आईपीओ का एप्लीकेशन दिया है वो एक ब्लॉक्ड अमाउंट से सपोर्टेड है। यदि आपको सिक्योरिटी अलॉट होती है तो वो पैसा डिडक्ट होगा, नहीं अलॉट होती तो पैसा आप ही का है, आपके अकाउंट में वो पैसा आपको दिखने लगेगा। पैसा डिडक्ट नहीं होता जब तक सिक्योरिटी अलॉट नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात है, इस ब्लॉक्ड अमाउंट पर आप इंटरेस्ट अर्न करते रहेंगे क्योंकि पैसा आपके खाते से कहीं गया नहीं है। इंटरेस्ट आपको इस पर आप अर्न करते रहते हैं, यानी इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है जब तक पैसा आपके अकाउंट में है। ऐसा नहीं कि इस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट इस पर आपको मिलेगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। देखिए क्या है, एएसबी एब्रीवेटेड एज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट इज एन आईपीओ एप्लीकेशन प्रोसेस। ये क्या है कि आईपीओ एप्लीकेशन प्रोसेस है डेवलप्ड बाय सेबी। इट इज एन एप्लीकेशन कंटेनिंग एन ऑथराइजेशन टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन द बैंक अकाउंट। ये क्या है, आपके बैंक को एक ऑथराइजेशन देता है कि जितने का एप्लीकेशन डाला गया है उतना आप उस पर्टिकुलर अकाउंट में ब्लॉक कर दीजिए। फॉर सब्सक्राइबिंग टू एन आईपीओ इशू, एक आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन नॉट यूज द ब्लॉक्ड अमाउंट फॉर एनी पर्पस। आप इसको यूज नहीं कर सकते। मैं फिर से बता रहा हूं, डिडक्ट नहीं हुआ है बल्कि ये ब्लॉक हो गया है, वो दिख नहीं रहा है आपको, है आपके अकाउंट में ही, आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। हाउएवर यू कैन कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट इन द ब्लॉक्ड अमाउंट, आपको इंटरेस्ट उस पर मिलता रहता है क्योंकि अभी वो आपके अकाउंट में ही है। इफ यू आर अ नॉन रिटेल इन्वेस्टर wanting to invest in IPO, it is mandatory to apply through SBA। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैंडेटरी है, आईपीओ ने उसको सेबी ने मैंडेटरी कर दिया कि जितने भी नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो एएसबीए के थ्रू ही अपना एप्लीकेशन देंगे। एज एन इन्वेस्टर इफ यू अप्लाई थ्रू एएसबीए योर मनी गेट्स डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट ओनली इफ योर एप्लीकेशन इज सिलेक्टेड फॉर अलॉटमेंट। आपका पैसा तभी डिडक्ट होगा जब आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट किया गया है आपके अलॉटमेंट के लिए, यानी आपको शेयर्स अलॉट होंगे। इट इज रिफंडेड टू योर बैंक अकाउंट इफ यू डू नॉट गेट एन आईपीओ इशू और द इशू हैज बीन विथड्रॉन। अगर आपको आईपीओ इशू नहीं मिला है तो भी आपका पैसा रिलीज कर दिया जाएगा, या आपने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया है या
शेयर ही विड्रॉ हो गए हैं मार्केट में, कंपनी ने कहा कि हम शेयर जारी नहीं करेंगे, तो भी आपका पैसा आपको दे दिया जाएगा। फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स द सेबी हैज डायरेक्टेड दैट इट इज मैंडेटरी टू फिल एन ASBA फॉर्म इफ यू विश टू इन्वेस्ट इन IPO। तो अगर आप IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो आपको ASBA के थ्रू ही अपना एप्लीकेशन IPO के लिए देना होता है। ये 3-4 टर्मिनोलॉजी, डीम्यूचुअलाइजेशन, डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया और ASBA, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इत्मीनान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसकी पूछे जाने की संभावना हर पेपर में हमेशा और बार बार होती है। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों, क्लियर है? चलिए फिर। और इसके अलावा मैं आपको सारे महापैक्स के विषय में जानकारी देता रहता हूं। JIB महापैक आपके लिए सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है। आप इसके माध्यम से सारे रनिंग बैचेस, सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस ले सकते हैं, सारे पेड बैचेस का भी एक्सेस ले सकते हैं जो आने वाले दिनों में आपके साथ जुड़ने वाले हैं। ये सारे बैचेस हैं जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए चलाए जा रहे हैं। इनको आप जरूर रेफर करें और यहां से आप अपनी तैयारी विधिवत तरीके से कर सकते हैं। कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर QR कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल है आपका एग्जाम को लेकर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इस विषय को लेकर, किसी और बात को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो इस QR कोड को स्कैन करके एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करें आशीष सर JIB CIB एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट मुलाकात में आपसे अगले हिस्से पर बातचीत होगी। मैं पूरा मॉड्यूल डी विधिवत आपके साथ कवर करने वाला हूं आने वाले दिनों में। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।